हेलो स्टूडेंट्स, तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर तपन भादविया। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नया टॉपिक ले रहे हैं, अंशों का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? तो आपने कई बार बैलेंस शीट बनाई है। एक इंडिविजुअल एकाकी व्यवसाय या फर्म की स्थिति में केवल कैपिटल होती है, वहां पर शेयर कैपिटल नहीं होती। लेकिन एक कंपनी की स्थिति में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप जो पाएंगे वो इक्विटी शेयर कैपिटल पाएंगे, समता अंश पूंजी। दूसरी प्रकार की पूंजी और होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको कि पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी भी कहते हैं। जो कंपनी एक्ट में सुधार हुआ था 2013 में, उसके बाद में पूर्वाधिकार अंश पूंजी केवल रिडीमेबल या शोधनीय ही जारी की जा सकती है 14 वर्षों के लिए। तो यद्यपि वो शेयर कैपिटल है, लेकिन फिर भी उसको जब अपन दायित्व की बात करते हैं तो उसको बाह्य दायित्व मानते हैं, क्योंकि 14 वर्षों के अंदर अंदर उसको रिडीम करना है। जबकि इक्विटी कैपिटल जब तक कंपनी चलती रहेगी, जब तक वो चलेंगे, जब तक कंपनी का समापन ना हो जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी बैलेंस शीट में हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो बात यह आती है कि वो जो शेयर है, जो लायबिलिटी साइड में ऐसे शो किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर आप अल्टीमेटली यूं तो इसका जो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल होती है। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट के टोटल में पेड अप वैल्यू उसका शामिल करते हैं। तो इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो एक तो उसकी फेस वैल्यू होती है, अंकित मूल्य, उसके ऊपर वो 10 रुपए का शेयर हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 100 रुपए का होता है। ये वो मूल्य है जिसके ऊपर डिविडेंड रेट जो भी डिसाइड की जाती है वर्ष में, वो इस डिविडेंड रेट को फेस वैल्यू अंकित मूल्य के ऊपर अप्लाई करके डिविडेंड पे किया जाता है। तो एक तो होता है फेस वैल्यू। अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें ये कोटेड होते हैं, उसमें ये लिस्टेड है, तो उसका भाव वहां पर आपको दिखता है उस कंपनी का। ऑनलाइन जब भी आप देखेंगे तो उसका भाव वहां पर आपको प्रकट होता है। तो ये उद्धत मूल्य कहलाता है या कोटेड प्राइस कहलाता है, ये मूल्य हो गया। ऐसे ही अगर अंशधारी उसको खरीदता है तो वो कोटेड प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे जिसपे उसने खरीदा है वो मूल्य पर्टिकुलरली उसके लिए लागत मूल्य हो गया, जिसके ऊपर दलाली वगैरह जो एसटीटी टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो जोड़ के वो जो वैल्यू हुआ वो उस अंशधारी के लिए लागत हो गया। और एक और होता है वो है आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्निहित मूल्य भी बोलते हैं। ये संपत्ति के शुद्ध संपत्ति के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि कुल जो एसेट्स हैं उसकी जोड़ ली जाती है, उसमें से बाह्य दायित्व प्रेफरेंस कैपिटल सहित घटा दिए जाते हैं। तो जो नेट एसेट वैल्यू होती है उसके आधार पर आंतरिक मूल्य निकाला जाता है। तो सामान्यतः इसके लिए 4 प्रकार के मूल्य होते हैं। तो अब अपनी बात यह है कि अपन अंशों का जो मूल्यांकन है उसका आशय क्या है। तो उसका मूल्य, जैसे अपने पिछले वाले लेसन में, वीडियो में पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यूएशन हमने कंप्यूट की थी। गुडविल तो लिखी हुई है, लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि विशेष परिस्थितियों में गुडविल का वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। उसी को मैं यहाँ पे जोड़ता हूं कि जिस कंपनी की गुडविल अधिक है, ख्याति अधिक है, प्राय उस कंपनी के अंशों का मूल्य भी अधिक ही होगा। गुडविल अधिक है तो उसके अंशों का मूल्य भी अधिक होगा, ये एक सामान्य अवधारणा है। परंतु उसके जो भी उसका वैल्यू है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वास्तव में किसी भी अंश का, किसी भी कंपनी के अंश का वैल्यू किसके ऊपर निर्भर करता है? सपोज मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कंपनी की संपत्तियां, उसके ऊपर रिटर्न में देखूंगा, साथ में ये देखूंगा कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं परंतु मुझे लाभ आने वाले समय में मिलने वाले, लाभांश मुझे आने वाले समय में मिलेगा। तो भावी लाभ कमाने की क्षमता कंपनी की कैसी है। तो इस प्रकार से जो कंपनी का मूल्यांकन इन 2 बातें, महत्वपूर्ण बातों के ऊपर निर्भर करता है। अपन बात करते हैं इसकी आवश्यकता की। फिर इसकी आवश्यकता क्या है? जबकि अंकित मूल्य यहां पर पेड अप वैल्यू के रूप में बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? तो जो अनलिस्टेड शेयर हैं, लिस्टेड है, उसका कोटेड प्राइस स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा।
लेकिन जो अनलिस्टेड शेयर है उसका मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए? जैसे एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड है परंतु वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए, ऐसे ही अगर कंपनी के एकीकरण, संविलियन या पुनर्निर्माण योजना हो रही है, कोई अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन या रिकंस्ट्रक्शन के अगर कोई प्लान बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात होना, इक्विटी शेयर समता अंश पूंजी का मूल्य ज्ञात होना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही अगर निजी कंपनी के अंश है, वो आपस में क्रय विक्रय किए जा रहे हैं एक से दूसरे के द्वारा, जो उसके निजी अंशधारी हैं वो आपस में क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो उसका मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। ऐसे ही अगर अंशधारियों को कोई क्षतिपूर्ति दी जानी है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। अंशों का किसी अन्य प्रकार की श्रेणी में, किसी अन्य श्रेणी के अंशों में अगर परिवर्तन किया जा रहा है कि 100 रुपए वाले पेडअप को 50 रुपए में कन्वर्ट किया जा रहा है या इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अंशों का मूल्य ज्ञात होना अपने को जरूरी है, इसलिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो क्रेता कंपनी को अगर अंश ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है अंशधारी, तो उसके अंशों का मूल्यांकन करने की जरूरत हो जाती है। ऐसे ही चिट्ठे में प्रदर्शित विनियोग, जैसे मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में विनियोग कर रखा है, तो मैं उसको एसेट साइड में बतलाऊंगा इन्वेस्टमेंट के रूप में, शेयर्स इन XYZ कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पे मूल्य बतलाऊंगा। तो सामान्य नियम यह है कि स्टॉक और विनियोग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि लागत या बाजार मूल्य जो कम हो उस पर उसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो उस समय फिर अंशों के मूल्यांकन की जरूरत हो जाती है। ऐसे ही अगर संपत्ति को गिरवी रखकर या अंशों को गिरवी रखकर अगर ऋण लिया जा रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास में शेयर है, एसेट है, मैं इसको गिरवी रख सकता हूं और इसके बदले में ऋण ले सकता हूं, तो उस समय इसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगली बात अगर अपन करें तो प्रभावित करने वाले घटक, कि अंशों का जब मूल्यांकन अपन कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का जब मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से होंगे? तो ये आंतरिक घटक भी हो सकते हैं, ये बाह्य घटक भी हो सकते हैं। आंतरिक घटक यानी कि व्यवसाय की स्थिति और व्यवसाय से जिनका सीधा लेन देन होता है उनसे संबंधित बातें, और बाह्य घटक जिसपे व्यवसाय का नियंत्रण नहीं है परंतु वो जो तत्व हैं, घटक हैं, वो व्यवसाय के मूल्य को या कंपनी के शेयर के प्राइस को अगर प्रभावित करते हैं, तो वो घटक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जानना। आंतरिक और बाह्य घटक को अगर अपन एक साथ देख ले तो ऐसे देख सकते हैं कि जो कंपनी की भावी आर्थिक क्रिया है कि आने वाले समय में कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कंपनी करेगी और उससे कितना लाभ अर्जित कर सकती है, ये एक बात हो सकती है। अगर अपन बाह्य घटक की बात करें ऐसे, तो जो बाहरी राजनीतिक परिस्थिति है या देश की आर्थिक परिस्थिति है या उस देश में या उस कंपनी में जहां पर उसका बिजनेस चलता है, वहां का जो सामाजिक वातावरण है उससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आंतरिक घटक की फिर वापस बात करें तो कंपनी के व्यवसाय की जो प्रकृति है वो क्या है, कंपनी के जब वर्तमान में जब व्यवसाय चल रहा है तो उस समय प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है। अगर अपन बाह्य घटक की बात करें इसी के साथ ही अगर, तो नए प्रतिस्पर्धा की स्थिति कब बनेगी, आने वाले समय में क्या नए प्रतिस्पर्धी भी इस बाजार में आने वाले हैं जहां पर कि इस कंपनी का व्यवसाय चल रहा है, तो उससे भी इस कंपनी के, जिस कंपनी के मूल्यांकन की बात की जा रही है उसका शेयर का प्राइस जो वैल्यूएशन है वो प्रभावित होगा। ऐसे ही जिस व्यवसाय में ये कंपनी संलग्न है उस उद्योग की, उस इंडस्ट्री की भावी स्थिति क्या है, भविष्य में क्या है, क्या उसमें उद्योग में लगातार वृद्धि की स्थिति है या घटने की संभावना है, ये भी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। भावी लाभ उपार्जन की क्षमता क्या है इस कंपनी की पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग प्रकार की जो संपत्तियों और दायित्वों के संबंध है वो क्या है, संपत्ति में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से, डेट इक्विटी रेशियो किस तरीके का है, ये सब बातें भी कंपनी के शेयर के वैल्यू को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही घोषित लाभांश,
कितना लाभांश घोषित किया जा रहा है पूर्व में, उसमें ट्रेंड क्या है, क्या लगातार बढ़ रहा है लाभांश की दर। यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तरफ जहां लाभांश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या देखता है, लाभांश बढ़ता हुआ लाभांश जहां पर है वहां पे वो इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि जब आप लाभांश कंपनी वितरित कर देती है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, संचित लाभ हैं वो कम हो जाते हैं, भविष्य में एक्सपांशन की योजना के लिए पैसा कम उपलब्ध होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को देखते हैं और शॉर्ट टर्म वाले डिविडेंड को देखते हैं, रेट को। तो इससे भी मूल्यांकन प्रभावित होता है। ऐसे ही जो अंश अगर कोटेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो डिमांड और सप्लाई उन अंशों की कैसी है, लोग कितना ट्रांजेक्शन उन अंशों में होता है, आम आदमी उसमें इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, इस बात से भी कंपनी के अंश का मूल्य प्रभावित होता है। ऐसे ही अगर कोई प्रबंध में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका क्या है, क्या वो छोड़ के जाने की संभावना है उसके, या वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कंपनी के डिसीजंस को प्रभावित करता है, इस बात पर भी प्रभावित होता है अंशों का मूल्यांकन। ऐसे ही छोटे अंशधारियों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने मार्केट में उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, टर्नओवर उसका क्या है, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे पॉइंट में भी देखी थी। तो ये सारे, इनको आप आंतरिक और बाह्य घटक में बांट सकते हैं, ये सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके कारण अंशों का मूल्यांकन प्रभावित होता है। अब बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक की, इसमें मूल्यांकन का आधार, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। हमने इसका मीनिंग देख लिया, आवश्यकता इसकी नीड क्या थी, प्रभावित करने वाले घटक या फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मूल्यांकन का आधार, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। तो दो प्रकार के, जैसा अभी अपने बोला कि दो प्रकार के इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहले अपन इन्वेस्टर की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या है, एक साल के अंदर प्राय कोशिश करता है कि शेयर खरीदे और उसको बेच के मुनाफा कमा ले। तो वो क्या चीज देखेगा कि कंपनी के भावों में बढ़ने की प्रवृत्ति किसके ऊपर ज्यादातर निर्भर करेगी, लाभांश के ऊपर निर्भर करेगी। ऐसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कंपनी के पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, एक्सपांशन भविष्य में इसके ग्रोथ की, व्यवसाय के ग्रोथ की, एक्सपांशन की क्या संभावना है, उसके आधार पर वो तय करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन कंपनी के नेचर के हिसाब से अपन सोचे तो उत्पादन में संलग्न कंपनी हो सकती है, ट्रेडिंग वाली कंपनी हो सकती है, सेवा प्रदान करने वाली कंपनी भी हो सकती है, जैसे बैंकिंग, मनोरंजन, विज्ञापन, दलाली, आर्किटेक्ट वाली कंपनी, ये सब जो चाहे कानूनी सलाह वाली कंपनी, ये सब सेवा वाली कंपनी है। सेवा वाली कंपनियों में संपत्तियां उतनी नहीं होती, तो फिर किसके ऊपर निर्भर करता है, आने वाले समय में वो किस प्रकार से इनकम जनरेट करेगी या प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपन दो बातें कर सकते हैं। मूल्यांकन का आधार क्या क्या हो सकता है कि जो मूल्यांकन की तिथि, जब मूल्यांकन किया जा रहा है उस समय कंपनी की शुद्ध संपत्ति की स्थिति क्या है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, मूल्यांकन का आधार क्या हो सकता है कि भावी जो लाभ है उनकी स्थिति क्या होगी, भावी लाभार्जन क्षमता कंपनी की किस प्रकार की होगी। ये दोनों मूल्यांकन के आधार इन कारणों से हो सकते हैं। तो ये मूल्यांकन का आधार, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। अब अपन इसी के आधार पर तय होती है कि मूल्यांकन का आधार है, उन्हीं के आधार पर तय होती है मूल्यांकन की विधियां कौन सी है। जब अपन इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन की बात करें, प्रेफरेंस शेयर में तो चूंकि उसमें आधार निश्चित होता है तो उसमें वैल्यूएशन की कोई विशेष स्थिति नहीं हुई, लेकिन जब अपन इक्विटी की बात करते हैं तो वो मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उनका जो पेड अप वैल्यू जो है, फेस वैल्यू, वो बैलेंस शीट में प्रदर्शित होता है, लेकिन मार्केट का प्राइस उससे कहीं अलग होता है। वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर मेनली निर्भर कर रहा है। साइमल्टेनियसली चूंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनसे प्रभावित हो सकता है, देश की आर्थिक नीतियों से वो कोटेड प्राइस प्रभावित हो सकता है, जो सट्टे की प्रवृत्ति वाले व्यवसायी हैं उसमें जो उस कंपनी में शेयर्स में खरीद फरोख्त करते हैं उसके कारण प्रभावित हो सकता है। तो कोटेड प्राइस तो बहुत सारे कारणों से प्रभावित हो सकता है ना। तो अब अपन बात ये कर रहे हैं कि
अगर इन्वेस्ट कोई कर रहा है तो वो उस समय में बेसिस उसके लिए वो हो गए शुद्ध संपत्ति या भावी लाभ। और अगर मूल्यांकन कर रहे हैं और उसकी विधियों की बात करें तो पहली विधि है उसमें शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि, नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड, इसी को आंतरिक मूल्य विधि भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी इसी को कहते हैं। ये दोनों पॉपुलर नेम है। इसके अलावा भी इसको बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं, समापन मूल्य स्थिति भी कहते हैं। ये विधि शेयर का मूल्य किस आधार पर तय करती है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। उन एसेट्स में से बाहरी दायित्व सारे घटा दिए जाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी घटा दी जाती है, तो ये कहलाती है नेट एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देके ज्ञात की जाती है प्रति अंश वैल्यू, प्रति अंश शेयर की प्राइस ज्ञात, वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। ऐसे दूसरा है प्रत्यय या आय या प्रतिफल, यील्ड मेथड, है ना। तो रिटर्न जो मिल रहा है उसके आधार पर भी अंशों का मूल्य तय किया जाता है। ये दूसरी प्रकार की विधि है जिसमें वापस डिविडेंड है, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट है उसके आधार पर तय होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके आधार पर तय की जा सकती है शेयर की वैल्यू, एक्सपेक्टेड अर्निंग रेट है उसके आधार पर शेयर की वैल्यू तय की जा सकती है। तो ये दोनों विधियां हैं। इसमें वापस प्रत्यय में वापस 3 प्रकार की और विधियां हैं कि किस प्रकार का प्रत्यय देखा जाना चाहिए मूल्यांकन के लिए और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जानी चाहिए, उसकी तुलना नेट रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से किस प्रकार से की जानी चाहिए। इसके आधार से फिर तय होता है अंशों का मूल्यांकन। तो ये 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसमें अपन अभी देखा ही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुद्ध संपत्ति के आधार पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर सेवा वाली कंपनियां हैं, जैसे अपन ने देखा सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियां हैं, वहां पे नेट एसेट के आधार पर नहीं रिटर्न के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो रिटर्न के आधार पर देखना चाहेंगे शेयर का मूल्य, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या स्वयं कंपनी है तो ऐसी स्थिति में वो शुद्ध संपत्तियों के आधार पर देखना चाहेंगे अपने रिटर्न का। तो ये कुछ विशेष बातें हैं अंशों के मूल्यांकन में। आप इसको एक बार रीड आउट कीजिए, ढंग से इसको पढ़िए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है, कैसे गणनाएं की जाती है, और प्रत्यय मूल्यांकन विधि में ये जो तीनों वापस सब मेथड्स हैं उनमें अंशों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।